हर कंट्री की अपनी एक गवर्नमेंट होती है जिसके थ्रू कंट्री को गवर्न किया जाता है। अब ये गवर्नमेंट के कई फॉर्म्स हो सकते हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी, मोनार्की, ऑटोक्रेसी एक्सेट्रा। इन सभी फॉर्म्स में से डेमोक्रेसी सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है, यानी कि ज़्यादातर देशों में हमें डेमोक्रेसी का सेटअप देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि डेमोक्रेसी क्या होता है। डेमोक्रेसी मीन्स अ पॉलिटिकल सेटअप वेयर द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। जो पब्लिक है एक देश की, उसके पास पावर है अपने रूलर को या फिर अपनी गवर्नमेंट को चूज करने की। पब्लिक के पास ऐसी पावर हमें बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में देखने को नहीं मिलती। जैसे कि अगर हम नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल लें, तो वहाँ का जो पॉलिटिकल सेटअप है वो डिक्टेटरशिप का है, और नॉर्थ कोरिया में लोगों के पास ये राइट या पावर नहीं है अपने रूलर को चूज करने की। डेमोक्रेसीज में गवर्नमेंट्स को पब्लिक डायरेक्टली इलेक्ट करती है, और ये डेमोक्रेसी का सेंट्रल आइडिया है। अब डेमोक्रेसी के हमें कई सारे टाइप्स या फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन हर एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो रूलर होता है उसे पब्लिक ही इलेक्ट करती है। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। लेकिन डेमोक्रेसी की इस डेफिनेशन से हमारे पास 4 क्वेश्चंस निकल के आते हैं। पहला तो ये कि हु आर द रूलर्स, दूसरा ये कि हु आर द पीपल, तीसरा ये कि व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शंस आर कंडक्टेड, और लास्ट क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड। इन चारों क्वेश्चंस को आंसर करके हमें डेमोक्रेसी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पता चलते हैं। इनमें से पहला क्वेश्चन ये है कि हु आर द रूलर्स। देखो, डेमोक्रेसी में जो पब्लिक होती है वो इलेक्शंस के थ्रू कुछ लोगों को इलेक्ट करती है, जो कि लोगों के बिहाफ पर गवर्नमेंट को रन करते हैं, और इसके लिए इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास होती है पॉलिटिकल पावर, जिसके थ्रू ये रिप्रेजेंटेटिव्स मेजर डिसीजंस लेते हैं और साथ में पॉलिसीज फॉर्म करते हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन कई सो कॉल्ड डेमोक्रेसीज में ऐसा भी हो सकता है कि जिन लोगों को पब्लिक ने इलेक्ट किया है गवर्नमेंट चलाने के लिए, उनके पास रियल पॉलिटिकल पावर हो ही नहीं, बल्कि ये पावर किसी और अनइलेक्टेड पर्सन के पास में एक्यूमुलेटेड हो। ये चीज़ हमें पाकिस्तान के केस में देखने को मिली थी, जब पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ ने मिलिट्री कू किया था और बाद में खुद को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया। अब एज प्रेसिडेंट इन्होंने कुछ रूल्स पास किए जिसके थ्रू जो मेन पॉलिटिकल पावर थी वो इनके पास ही रहेगी। इस वजह से जो पाकिस्तान के लोगों के द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके पास ज़्यादा पावर नहीं थी। रियल पावर या फिर फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मुशर्रफ के पास ही थी, जो कि एक नॉन इलेक्टेड लीडर थे। कुछ ऐसा ही सेटअप हमें मोनार्कीज या फिर डिक्टेटरशिप्स में देखने को भी मिलता है, जहां एक पार्लियामेंट होती है जिसमें पब्लिक के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं, लेकिन रियल पावर किसी और के पास होती है जिन्हें लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं किया गया है। डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर उन लोगों के पास होनी चाहिए जिन्हें पब्लिक के द्वारा इलेक्ट किया गया है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि हु आर द पीपल, यानी कि व्हेन वी से दैट इन अ डेमोक्रेसी द रूलर इज इलेक्टेड बाय पीपल, तो यहाँ पीपल मीन्स एक सोसाइटी या फिर देश के सभी लोगों की बात करी जा रही है, या फिर कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस या फिर कम्युनिटीज़ की। इन अदर वर्ड्स, रूलर को इलेक्ट करने के लिए सोसाइटी के सभी लोग वोट करेंगे या फिर कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस, और साथ ही में जितने भी लोग वोट करेंगे उन सबके वोट्स की वैल्यू इक्वल होगी, या फिर कुछ लोगों के वोट्स को बाकी लोगों से ज़्यादा इंपॉर्टेंस और वेटेज मिलेगी। इसके लिए एक डेमोक्रेसी में जो प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है वो है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू का, यानी कि सभी लोगों को वोट करने का इक्वल राइट दिया जाएगा। सभी लोगों को जो कि एक पर्टिकुलर एज से ऊपर के हैं वो लोग इन इलेक्शंस में अपना एक एक वोट दे सकते हैं, और हर एक वोटर के वोट की वैल्यू सेम होगी। किसी पर्टिकुलर वोटर के वोट को किसी और वोटर के वोट से ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। और इस तरह से जहाँ तक इलेक्शंस में वोटिंग की बात है, तो यहाँ एक तरह की इक्वालिटी एस्टैब्लिश करी जाएगी, और इस इक्वालिटी को पॉलिटिकल इक्वालिटी भी बोला जाता है। So another feature of democracy is that a democracy is based on the principle of political equality, where each adult citizen must have one vote and each vote must have one value. ये पॉलिटिकल इक्वालिटी हमें सिर्फ डेमोक्रेसीज में ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शंस।
लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने के लिए क्या सिर्फ इलेक्शंस करवाना ही इनफ है? वेल, इलेक्शंस तो नॉर्थ कोरिया में भी करवाए जाते हैं, लेकिन इन इलेक्शंस के रिजल्ट्स हमेशा नॉर्थ कोरिया के लीडर के फेवर में ही आते हैं, क्योंकि ये इलेक्शंस फेयर मैनर में नहीं होते। सिर्फ इलेक्शंस करवाना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। इलेक्शंस एक फ्री एंड फेयर मैनर में होने चाहिए, जिनमें लोगों को चॉइस मिले बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स और लोग फ्री हो किसी भी कैंडिडेट को अपना वोट देने के लिए। साथ ही में सभी कैंडिडेट्स को फेयर चांस मिलना चाहिए इलेक्शंस फाइट करने का, और जो कैंडिडेट इलेक्शंस जीते उसे एक फेयर मैनर में पावर में लाना चाहिए। अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड? एक पॉपुलर गवर्नमेंट यानी कि लोगों के द्वारा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के थ्रू इलेक्ट करी गई गवर्नमेंट नेसेसरी है बट काफ़ी नहीं है। एक डेमोक्रेटिकली फॉर्म्ड गवर्नमेंट भी सिटीजन्स और कंट्री के बेस्ट इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर सकती है, या फिर एक ऑटोक्रेटिक या फिर डिक्टेटोरियल वे में वर्क कर सकती है। और इसे प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट की वर्किंग पर कुछ लिमिटेशंस लगाने की ज़रूरत है, और ये लिमिट्स लगाई जा सकती हैं दो तरीके से। पहला है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के थ्रू, जिन्हें गवर्नमेंट वायलेट नहीं कर सकती, और दूसरा है सिटीजन्स को कुछ बेसिक राइट्स प्रोवाइड करके, जैसे कि फ्रीडम और इक्वालिटी। गवर्नमेंट इन राइट्स को भी वायलेट नहीं कर सकती। ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और बेसिक राइट्स टू सिटीजन्स, ये एक तरह की लिमिट्स के जैसे एक्ट करते हैं ऑन द गवर्नमेंट। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड राइट्स ऑफ सिटीजन्स। ये थे 4 कोर फीचर्स एक डेमोक्रेसी के। रूलर्स इलेक्टेड बाय पीपल टेक ऑल मेजर डिसीजंस। Elections are free and fair and provide equal opportunity to all candidates to be in power. The choice and opportunity of choosing desirable candidate is available to all people on equal basis. And the government formed through free and fair elections is limited by basic rules of constitution and citizens' rights. अब देखते हैं डेमोक्रेसी के अगेंस्ट कुछ आर्ग्यूमेंट्स या फिर डेमोक्रेसी की लिमिटेशंस या क्रिटिसिज्म्स को। इनमें पहला तो ये है कि डेमोक्रेसी में हर थोड़े टाइम पर इलेक्शंस होते रहते हैं। इस वजह से जो गवर्नमेंट में लोग होते हैं वो थोड़े थोड़े टाइम पर चेंज होते रहते हैं, और इससे एक तरह की इंस्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म पॉलिसीज और लॉन्ग टर्म प्लान्स को एग्जीक्यूट करना थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरा क्रिटिसिज्म ये है कि डेमोक्रेसी में पावर में रहने के लिए इलेक्शंस जीतना ज़रूरी है, इसलिए पॉलिटिशियंस की जो प्रायोरिटी होती है वो कंट्री या फिर सोसाइटी के लिए काम करने की नहीं, बल्कि इलेक्शंस जीतने की होती है। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल कंपटीशन को प्रायोरिटी दी जाती है। नेक्स्ट इज, अब क्योंकि डेमोक्रेसी में पावर में रहने के लिए इलेक्शंस जीतना ज़रूरी है, इसलिए इलेक्शंस के लिए कई सारे इमोरल प्रैक्टिसेस का यूज़ किया जाता है, जिनमें से एक है करप्शन। इलेक्टोरल कंपटीशन की वजह से एक डेमोक्रेसी में करप्शन की प्रेवलेंस भी होती है। नेक्स्ट इज कि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को कोई भी डिसीजन लेने के लिए काफ़ी लोगों और इंस्टीट्यूशन से कंसल्ट करना पड़ता है। जैसे कि गवर्नमेंट कोई लॉ बनाना चाह रही है तो इसके लिए पहले कैबिनेट में डिस्कशंस होंगी, देन पार्लियामेंट में डिस्कशंस होंगी, सिविल सोसाइटी से कंसल्टेशंस होंगी, एक्सेट्रा। इस वजह से डेमोक्रेसी में जो डिसीजन मेकिंग होती है वो रिलेटिवली स्लो होती है। नेक्स्ट इज कि जो लीडर्स गवर्नमेंट में बैठे हैं उन्हें एट टाइम्स ग्राउंड रियलिटीज़ का इतना आइडिया नहीं होता, एंड एज अ रिजल्ट जो भी बेस्ट इंटरेस्ट है सोसाइटी का, लीडर्स उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, एंड दिस लीड्स टू बैड और इनअप्रोप्रिएट पॉलिसीज एंड डिसीजन मेकिंग बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट है कि जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं उन्हें गवर्नमेंट की फंक्शनिंग सिस्टम, पॉलिसीज एक्सेट्रा के बारे में ठीक से नॉलेज नहीं होती, इसलिए इनके पास जो वोटिंग का राइट होता है वो इसे मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनर में यूज़ नहीं कर पाते। ये थे कुछ क्रिटिसिज्म या फिर शॉर्ट कमिंग्स डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। लेकिन इन शॉर्ट कमिंग्स के होते हुए भी डेमोक्रेसी को बाकी सभी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बेटर माना जाता है। अब हम डेमोक्रेसी के फेवर में कुछ आर्ग्यूमेंट्स को देखते हैं। तो इनमें सबसे पहला आर्ग्यूमेंट आता है कि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट के ऊपर परफॉर्म करने का कंटिन्यूअस प्रेशर होता है, और ये प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर डाला जाता है बाय मीडिया, ऑपोजिशन, पब्लिक, सिविल सोसाइटी एक्सेट्रा। साथ ही में गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर होता है पीरियोडिक इलेक्शन की वजह से। अगर गवर्नमेंट अपनी टर्म में परफॉर्म नहीं कर पाती
तो उसे इन सभी इंस्टीट्यूशंस की तरफ से अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है और अगले इलेक्शंस में गवर्नमेंट के हारने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। सो इन अ डेमोक्रेसी अ गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट डेमोक्रेसी की फेवर में ये है कि डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग के लिए काफ़ी कंसल्टेशन और डेलिब्रेशन करी जाती है। ऑल्दो इन कंसल्टेशंस की वजह से डिसीजन मेकिंग एक टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी होती है, लेकिन जो ओवरऑल डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी होती है वो बेटर होती है। डेमोक्रेसी के फेवर में नेक्स्ट आर्गुमेंट ये है कि डेमोक्रेसी एक मेथड प्रोवाइड करता है डिफरेंसेस और कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए। एक डाइवर्स सोसाइटी में, खास करके इंडिया जैसी डाइवर्स सोसाइटी में जहाँ बहुत सारी कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती हैं, वहाँ कई तरह के इंटरेस्ट, ओपिनियंस और पर्सपेक्टिव्स प्रेजेंट होते हैं और ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, ओपिनियंस और इंटरेस्ट आपस में कई बार क्लैश भी करते हैं। अब डेमोक्रेसी में क्योंकि पीसफुल मैनर में डेलिब्रेशंस और डिस्कशंस के थ्रू डिसीजन मेकिंग होती है, इसलिए सभी इंटरेस्ट, पर्सपेक्टिव्स और ओपिनियंस को पहले अकोमोडेट किया जाता है और फिर डिसीजंस लिए जाते हैं। सो डेमोक्रेसी के सेटअप के थ्रू एक डाइवर्स कंट्री या फिर सोसाइटी के सभी सेक्शंस के इंटरेस्ट को पीसफुल मैनर में एड्रेस किया जाता है और इससे डाइवर्सिटी होते हुए भी यूनिटी बनाई जा सकती है। नेक्स्ट आर्गुमेंट इज कि डेमोक्रेसी सिटीजन्स की डिग्निटी को एनहांस करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि डेमोक्रेसी बेस है पॉलिटिकल इक्वालिटी के प्रिंसिपल पर, जहां हर सिटीजन को इक्वल राइट दिए गए हैं, इंक्लूडिंग इक्वल राइट टू वोट। साथ ही साथ डेमोक्रेटिक सेटअप में पावर का सोर्स कंट्री की पब्लिक होती है और पब्लिक ही इस पावर को गवर्नमेंट को देती है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। सो इन अ डेमोक्रेसी पीपल आर नॉट एक्चुअली सब्जेक्ट्स ऑफ अ रूलर, but they are rulers themselves. This is another reason why democracy enhances dignity of citizens. नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट डेमोक्रेसी के फेवर में ये है कि डेमोक्रेसी में अगर गवर्नमेंट कोई मिस्टेक करती है या फिर गवर्नमेंट अपना कोई प्रॉमिस फुलफिल नहीं करती, तो फिर मीडिया और पब्लिक इसे हाईलाइट कर सकती है और गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकती है अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेने के लिए। सो ये थे कुछ आर्ग्यूमेंट्स डेमोक्रेसी के फेवर में जो कि डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाते हैं। अब देखते हैं ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अभी तक हमने देखा कि डेमोक्रेसी मीन्स अ सेटअप वेयर द गवर्नमेंट इज चोजन बाय द पीपल, लेकिन डेमोक्रेसी एज अ टर्म का मीनिंग सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कई ज़्यादा हो सकता है। डेमोक्रेसी वर्ड रेफर कर सकता है डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग को, जहां डिसीजन लेने से पहले वो सभी लोग जो कि डिसीजन से अफेक्ट होंगे, इन सबसे कंसल्टेशन होती है और एक कंसेंट फॉर्म किया जाता है, यानी कि डिसीजन मेकिंग में दोज पीपल हु आर नॉट इन पावर दे आर ऑल्सो कंसल्टेड। सो ये तो हो गया डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग का मीनिंग। अब ये मीनिंग सिर्फ पॉलिटिकल स्फीयर में ही अप्लाई नहीं किया जाता, बट से फैमिली और अदर इंस्टीट्यूशंस में भी अप्लाई किया जा सकता है। जैसे कि कोई डिसीजन अगर फैमिली मेंबर्स को अफेक्ट करता है तो फिर सभी फैमिली मेंबर्स की कंसल्टेशन के बाद ही डिसीजन लिया जाता है। सो ये था एक मीनिंग डेमोक्रेसी का। इसके बाद डेमोक्रेसी ऑल्सो रेफर्स टू आइडियल स्टैंडर्ड्स विच ऑल डेमोक्रेसीज मस्ट एम टू अचीव। जैसे कि अक्सर ऐसा बोला जाता है कि ट्रू डेमोक्रेसी तब आएगी जब कोई भी सिटीजन हंग्री नहीं होगा, या फिर ट्रू डेमोक्रेसी उसे बोलते हैं जहां किसी भी सिटीजन के साथ अनफेयर मैनर में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। सो यहाँ डेमोक्रेसी रेफर करती है एक आइडियल स्टेट को जिसे अचीव करने के लिए सभी कंट्रीज को वर्क करना चाहिए। सो ये है एक और मीनिंग डेमोक्रेसी का। और यहाँ पर व्हाट इज डेमोक्रेसी का टॉपिक खत्म होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो। फॉलो फॉर मोर।